मेडिवल इंडिया, जो 8वीं से 18वीं सदी तक फैला था, एक लंबा और महत्वपूर्ण दौर था। यह वो समय था जब भारतीय उपमहाद्वीप ने कई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव देखे। एक ऐसा टाइम था जब बहुत बड़े बदलाव आए, जिसने भारत के इतिहास को एक नया आकार दिया। यह परिवर्तन सिर्फ राजनीतिक सीमाओं में ही नहीं, बल्कि लोगों की सोच और जीवन शैली में भी दिखाई देता है, और कल्चरल चीजें आपस में मिक्स हुई। विभिन्न संस्कृतियों के मिलन से एक नया और अनूठा सांस्कृतिक परिदृश्य उभरा, जिसने भारत को और भी विविधतापूर्ण बना दिया। इस दौर में पुराने बड़े बड़े एम्पायर खत्म हो गए, जो कभी अपनी शक्ति और समृद्धि के लिए जाने जाते थे। इन साम्राज्यों के पतन के साथ ही राजनीतिक अस्थिरता का एक नया दौर शुरू हुआ और नए छोटे छोटे राज्य बनने लगे। ये राज्य अपनी विशिष्ट संस्कृति और शासन प्रणाली के साथ उभरे, जिससे भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक विविधता में और वृद्धि हुई। इसमें इंडिया की अपनी पावर्स और सेंट्रल एशिया के लोगों का भी बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से मध्य एशिया का प्रभाव भारतीय समाज पर गहरा पड़ा। खासकर दिल्ली सल्तनत, जिसने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा। दिल्ली सल्तनत ने न केवल राजनीतिक रूप से, बल्कि कला और वास्तुकला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। और बाद में मुगल एम्पायर का, जिसने भारत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। मुगलों ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया और एक एकीकृत साम्राज्य की स्थापना की। राजपूत और विजयनगर जैसे पावरफुल हिंदू किंगडम ने अपनी वीरता और सांस्कृतिक समृद्धि से नॉर्थ में अपना दबदबा बनाने के लिए बहुत लड़ाई लड़ी, अपने राज्यों की रक्षा के लिए संघर्ष किया और अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखा, जिससे उस टाइम की पॉलिटिक्स बहुत डायनामिक हो गई। सत्ता के लिए संघर्ष और गठबंधनों के बदलते समीकरणों ने राजनीतिक परिदृश्य को जटिल बना दिया। इस टाइम में सोसाइटी और धर्म में बहुत गहरे बदलाव आए, जिसने लोगों के जीवन और मान्यताओं को प्रभावित किया। सूफीज्म और भक्ति जैसे नए मूवमेंट्स शुरू हुए, जिन्होंने प्रेम, करुणा और मानवता के संदेश को फैलाया, और इनका असर आज भी हमारी स्पिरिचुअल और कल्चरल विरासत में दिखता है। ये आंदोलन आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं और हमारी सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बड़े बड़े किलों से लेकर ग्लोरीदार मकबरों तक, जो उस समय की वास्तुकला और कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, इस टाइम की विरासत पूरे इंडिया में फैली हुई है, जो हमें उस दौर की याद दिलाती है और हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। और यही आज के इंडिया की डाइवर्सिटी की नींव है। यह विविधता हमें एक साथ जोड़ती है और हमारी राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करती है। दिल्ली सल्तनत भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय, जिसकी स्थापना 1206 ईस्वी में हुई। यह कालखंड भारतीय उपमहाद्वीप में एक नए राजनीतिक और सांस्कृतिक युग की शुरुआत का प्रतीक है। कुतुब-उद-दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था, ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के युद्ध में हराने के बाद इस सल्तनत की नींव रखी। उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और यहां इस्लामी शासन की शुरुआत की। इससे नॉर्थ इंडिया में तुर्क और अफगान रूल की शुरुआत हुई। यह एक ऐसा दौर था जब भारतीय संस्कृति और इस्लामी सभ्यता का आपस में मेल हुआ, जिससे कला, साहित्य और वास्तुकला के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हुए। दिल्ली सल्तनत पर 5 डायनेस्टीज, ममलुक, जिन्हें गुलाम वंश भी कहा जाता है, खिलजी, जिन्होंने अपनी सैन्य शक्ति और विस्तारवादी नीतियों के लिए जाने जाते हैं, तुगलक, जिन्होंने प्रशासनिक सुधारों और महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू करने का प्रयास किया, सैयद और लोदी, इन सभी वंशों ने मिलकर दिल्ली सल्तनत को एक विशिष्ट पहचान दी, ने एक के बाद एक रूल किया और भारतीय इतिहास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन शासकों के काल में दिल्ली एक महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरा। हर किसी ने अपनी अलग तरह की प्रॉब्लम्स फेस की, जैसे कि मंगोल आक्रमण, आंतरिक विद्रोह और आर्थिक संकट, और एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर पर अपनी अलग छाप छोड़ी। उन्होंने नई प्रशासनिक प्रणालियों की शुरुआत की और कला और वास्तुकला को बढ़ावा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप इंडो इस्लामिक संस्कृति का विकास हुआ। इल्तुतमिश, जिसने सल्तनत को संगठित किया और उसे एक मजबूत आधार दिया, और अलाउद्दीन खिलजी जैसे फेमस रूलर्स ने अपनी सैन्य रणनीतियों और आर्थिक नीतियों से सल्तनत को फैलाया और मजबूत किया, जिससे यह एक शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक के बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट से, जैसे कि राजधानी को दिल्ली से वेल्थाबाद ले जाना, उल्टा बहुत कंफ्यूजन और गिरावट आई।
जिससे सल्तनत कमजोर हो गई। सल्तनत के बाद के सालों में उसकी पावर कम होने लगी क्योंकि आंतरिक कलह और बाहरी आक्रमणों ने इसे कमजोर कर दिया था। छोटे छोटे सरदार अपनी इंडिपेंडेंस दिखाने लगे और केंद्रीय सत्ता को चुनौती देने लगे, और लोदी डायनेस्टी अपनी पुरानी शान वापस लाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। इसी कमजोरी की वजह से बाबर का हमला हुआ, जिसने दिल्ली सल्तनत को उखाड़ फेंका, और 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में लोदी वंश को हराने के बाद सल्तनत खत्म हो गई। दिल्ली सल्तनत की विरासत एक नया पॉलिटिकल सिस्टम, प्रशासनिक ढांचा और इंडिया में इंडो इस्लामिक कल्चर की शुरुआत थी, जिसने भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। डेक्कन में हिंदू विजयनगर एम्पायर और मुस्लिम बहमनी सल्तनत दो पावरफुल राइवल बनकर उभरे। विजयनगर, जो 1336 में बना था, हिंदू रेजिस्टेंस का एक मजबूत गढ़ बना और दौलत और कल्चर का सेंटर बन गया। कृष्णदेव राय के अंडर ये अपने पीक पर पहुंचा। बहमनी सल्तनत, जो 1347 में बनी थी, ने इंडो पर्शियन कल्चर को बढ़ावा दिया, लेकिन अंदरूनी झगड़ों से परेशान रही और आखिर में 5 डेक्कन सल्तनेटों में बंट गई। रायचूर द्वाब पर उनका भयंकर कंपटीशन सदियों तक डेक्कन की पॉलिटिक्स को शेप देता रहा। आखिर में डेक्कन सल्तनेटें एक होकर विजयनगर को हराने में कामयाब रही, जिससे इस एरिया की पावर डायनेमिक्स पूरी तरह बदल गई। 1526 में बाबर, जो तैमूर और चंगेज खान का वंशज था, उसने इंडिया पर हमला किया और इब्राहिम लोदी के अंडर दिल्ली सल्तनत की कमजोरी का फायदा उठाया। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की छोटी लेकिन वेल ट्रेन्ड आर्मी ने फील्ड आर्टिलरी और नए टैक्टिक्स का यूज करके लोदी की बड़ी फोर्सेस को हरा दिया। इस लड़ाई से इंडिया में गन पाउडर वॉरफेयर की शुरुआत हुई, जिससे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हमेशा के लिए बदल गया। लोदी की मौत के बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और मुगल एम्पायर की नींव रखी। ये एक टर्निंग पॉइंट था, जिसने इंपीरियल कंसोलिडेशन और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के एक नए दौर की शुरुआत की। मुगल डायनेस्टी ने इंडिया पर 3 सदियों से भी ज्यादा टाइम तक राज किया। अकबर, जो बाबर का पोता था, उसने सही में मुगल एम्पायर को मजबूत किया, लड़ाई और डिप्लोमेसी से अपने एरिया को बढ़ाया। उसने मनसबदारी सिस्टम और एक फेयर लैंड रेवेन्यू पॉलिसी शुरू की, जिससे एक लॉयल सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बना। अकबर की सबसे बड़ी विरासत उसकी रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी थी। उसने जजिया को खत्म किया, राजपूतों के साथ अलायंस बनाए और इंक्लूसिविटी को बढ़ावा दिया। उसका दरबार डिबेट और कल्चरल एक्सचेंज का सेंटर बन गया था, जिसका रिजल्ट सिंक्रेटिक दीन ए इलाही था। हालांकि दीन ए इलाही को कभी बहुत ज्यादा लोग फॉलो नहीं कर पाए, फिर भी यह अकबर के यूनिटी और म्यूचुअल रेस्पेक्ट के विजन का सिंबल था। अकबर के रूल ने एक डाइवर्स, स्टेबल और कल्चरली रिच एम्पायर के लिए टोन सेट की। सभी राजपूत किंगडम ने मुगल रूल एक्सेप्ट नहीं किया। मेवाड़, महाराणा प्रताप के अंडर ने अकबर की अथॉरिटी का जमकर विरोध किया। 1576 की हल्दी घाटी की लड़ाई में प्रताप की कम संख्या वाली फोर्सेस ने मघालों के खिलाफ कमाल की बहादुरी दिखाई। भले ही मघालों ने लड़ाई जीत ली, प्रताप का गुरिल्ला रेजिस्टेंस चलता रहा, जो राजपूत प्राइड और इंडिपेंडेंस का सिंबल बन गया। उनकी कहानी, जो राजस्थान के किलों और लोक कथाओं में गूंजती है, शाही पावर और रीजनल ऑटोनॉमी के बीच के मुश्किल रिश्ते को दिखाती है। दूसरे राजपूत और रीजनल लीडर्स ने भी मुगल डोमिनेंस को चैलेंज किया, अपनी अलग पहचान बनाए रखी। बगावत के इन कामों ने राजस्थान के रीजनल कैरेक्टर को शेप दिया और मुगल अथॉरिटी के धीरे धीरे कमजोर होने में भी कंट्रीब्यूट किया। रेजिस्टेंस की भावना इंडिया के मेडिवल हिस्ट्री का एक खास फीचर बन गई। मुगल एम्पायर अपनी कल्चरल और टेरिटोरियल पीक पर जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के अंडर पहुंचा। शाहजहां का टाइम ताजमहल और लाल किले जैसी आर्किटेक्चरल मार्वल्स के लिए जाना जाता है, जो शाही शान को दिखाते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा खर्चा और लगातार लड़ाइयों ने एम्पायर के रिसोर्सेज पर बहुत प्रेशर डाला। औरंगजेब की रिलीजियस इंटॉलरेंस और डेक्कन में लगातार कैंपेन्स ने पुराने दोस्तों को भी दूर कर दिया और बड़े पैमाने पर विद्रोह भड़का दिए। औरंगजेब की मौत के बाद उत्तराधिकार की लड़ाइयों और रीजनल रिबेलियंसों ने एम्पायर को तोड़ दिया। प्रांतीय गवर्नर्स ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी और मराठा और सिख जैसी नई पावर्स उभरी। कभी पावरफुल रहा, मुगल एम्पायर बिखर गया, जिससे ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन का रास्ता खुल गया। मेडिवल इंडिया कल्चरल सिंथेसिस का एक गोल्डन एज था,
एक ऐसा दौर था जब विभिन्न संस्कृतियां आपस में घुली मिली और एक नया समृद्ध सांस्कृतिक परिदृश्य उभरा। यह समय कला, साहित्य और वास्तुकला के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास का साक्षी बना, जिसमें आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर में एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इस काल में आर्टमक अभिव्यक्ति के नए रूप सामने आए, स्थापत्य शैली में नवीनता आई और साहित्य ने मानव भावनाओं और विचारों को गहराई से व्यक्त किया। पर्शियन, सेंट्रल एशियन और इंडियन ट्रेडिशन का मिक्सचर देखने को मिला। यह मिश्रण न केवल कला और वास्तुकला में दिखाई देता है, बल्कि उस समय के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भी स्पष्ट रूप से झलकता है। दिल्ली सल्तनत ने मेहराब, गुंबद और मीनारें इंट्रोड्यूस की, जो इस्लामिक वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं हैं। इन संरचनाओं ने भारतीय शहरों के क्षितिज को बदल दिया और एक नई सौंदर्य भावना का परिचय दिया, जबकि मुगलों ने फतेहपुर सीकरी जैसे शहरों का निर्माण करवाया और ताजमहल जैसी मास्टरपीस के साथ मुगल वास्तुकला ने अपनी रचनात्मकता और भव्यता का प्रदर्शन किया। ताजमहल प्रेम और कला का एक अमर प्रतीक है, जो आज भी दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को परफेक्ट किया। इस शैली में भारतीय और इस्लामी तत्वों का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है, जो एक अद्वितीय और प्रभावशाली दृश्य अनुभव प्रदान करता है। रीजनल किंगडम ने अपनी यूनिक स्टाइल डेवलप की। हर क्षेत्र ने अपनी भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के अनुसार वास्तुकला की एक विशिष्ट शैली विकसित की। राजपूत किले और विजयनगर के मंदिर कॉम्प्लेक्स अपनी भव्यता और जटिल नक्काशी के लिए जाने जाते हैं। ये संरचनाएं उस समय के शासकों की शक्ति और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। इस डाइवर्सिटी के सबूत हैं। यह विविधता भारतीय वास्तुकला को दुनिया में सबसे समृद्ध और विविध बनाती है। मुगल मिनिएचर पेंटिंग बहुत फली फूली। मुगल बादशाहों ने कला को संरक्षण दिया और चित्रकला को एक नया आयाम दिया, जिसमें पर्शियन टेक्निक्स को इंडियन थीम्स के साथ मिक्स किया गया, जिससे एक अनूठी शैली का विकास हुआ। इन चित्रों में भारतीय संस्कृति, प्रकृति और जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है, जबकि मेवाड़ और कांगड़ा जैसे रीजनल स्कूल्स ने चित्रकला की अपनी विशिष्ट शैलियों का विकास किया, रिलीजियस और लिटरेरी सब्जेक्ट्स पर फोकस किया। इन चित्रों में धार्मिक कहानियों, पौराणिक कथाओं और लिटरेचरिक रचनाओं को चित्रित किया गया है। भक्ति और सूफी मूवमेंट्स की वजह से साहित्य और संगीत को नई प्रेरणा मिली। पर्शियन और रीजनल लैंग्वेजेस में लिटरेचर बहुत बढ़ा। इस समय में प्रेम, भक्ति और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी गई। कबीर और मीराबाई जैसे कवि संतों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से स्पिरिचुअल आइडियाज को सभी के लिए आसान बनाया। उन्होंने जटिल दार्शनिक विचारों को सरल भाषा में व्यक्त किया, जिससे वे आम लोगों तक पहुंच सके, जिससे इंडिया की लिटरेरी विरासत और रिच हुई। इस काल के साहित्य ने भारतीय संस्कृति और मूल्यों को समृद्ध किया। इस टाइम की आर्टिस्टिक और लिटरेरी अचीवमेंट्स, मध्यकालीन भारत की आर्टात्मक और लिटरेचरिक उपलब्धियां आज भी इंडियन कल्चर को इंस्पायर और डिफाइन करती हैं। ये उपलब्धियां हमारी सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग हैं और हमें अपनी पहचान और मूल्यों की याद दिलाती हैं। मेडिवल इंडिया की 1000 साल की जर्नी ने मॉडर्न इंडियन सोसाइटी की नींव रखी। इस टाइम के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, रीजनल आइडेंटिटीज और कल्चरल डाइवर्सिटी आज भी इंडिया के पॉलिटिकल और सोशल लैंडस्केप को शेप देते हैं। इस पीरियड की आर्किटेक्चरल मार्वल्स, म्यूजिकल ट्रेडिशन और स्पिरिचुअल मूवमेंट्स आज भी हमारी शेयर की हुई विरासत के जीते जागते सिंबल हैं। एम्पायर्स और रीजनल पावर्स के बीच के इंटरप्ले ने एक डायनामिक फेडरल स्ट्रक्चर बनाया, जो आज के इंडिया में भी दिखता है। भक्ति और सूफी विरासत ने इंक्लूसिविटी और प्लूरलिज्म की भावना को बढ़ावा दिया। मेडिवल इंडिया सिर्फ पुराने और नए टाइम के बीच का ब्रिज नहीं था। ये वो टाइम था जब इंडिया की यूनिक आइडेंटिटी बनी थी। आज के इंडिया को समझने के लिए हमें इन शुरुआती सदियों को देखना होगा।